हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना सिंह दोबारा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मीठी खीर। इसमें हम पत्रिका के पुराने अंकों की कहानियों को सुनाते हैं, जिससे पुराने दौर की कादम्बिनी नाम की मैगजीन की झलक आज भी नए पाठक पा सके। इस कहानी की सारी सामग्री कादम्बिनी अक्टूबर 2002 के अंक से ली गई है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। और इस कहानी के राइटर है क्रांति त्रिवेदी जी। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हाथ में ट्रांसफर का आदेश लिए जयंत सोच रहा था कि बड़े शहर के बैंक में काम करना तो प्रतिष्ठा की बात थी। हरिद्वार में भला क्या कारोबार होगा। नौकर पिताजी का पत्र चाय की ट्रे में रख कर ले आया। इससे भी चौंका देने वाला आदेश यह था कि हरिद्वार जाकर एक महत्वपूर्ण काम करना है कि किसी तरह ऊपर का जो घर का हिस्सा किराए पे लगा हुआ है, उन्हें मैं 2 वर्षों से नोटिस दे रहा हूं, पर उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। कठिनाई यह है कि जो महिला वहां रह रही है वह निम्न कोटि की विधि से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वह मेरे स्वर्गीय मित्र की बहन है। जयंत हरिद्वार पहुंच गया। अगले दिन वह नाश्ता कर रहा था, तभी देखा कि सामने के गेट की तरफ से एक महिला जा रही है। आंटी जी की ध्वनि पर उसने ठिठक कर धीरे से गर्दन घुमाई। मैं शर्मा जी का बेटा हूँ जयंत, कल से नीचे रहने आ गया हूँ। तो उधर से वृद्ध महिला ने बोला, ओहो, तो सामान आपका ही आ रहा था। आपने देखा था आंटी जी, तो आपको कोई चिंता नहीं हुई कि नीचे क्या हो रहा है। तो उधर से वृद्ध महिला ने जवाब दिया, सामान ही तो आ रहा था, जा रहा होता तो चिंता तो तब होती ना। इतवार आने वाला था, सोचा फुर्सत से पता लगाऊंगी, क्योंकि शेष दिनों में मैं बहुत ही बिजी रहती हूँ। रात को किसी के घर जाकर परिचय करना मुझे सही भी नहीं लगा। एक ही सांस में इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। पिता का दूसरा निर्देश था कि यदि तुम अकेले यह काम ना कर सको तो तुम मेरे मित्र सदाशिव पांडे, वहीं जो पास के ज्वालापुर में रहते हैं, उनसे मदद ले लेना। सेना से वो रिटायर है और वो बहुत कठोर और सख्त भी है। शनिवार को जयंत नाश्ता करके उठा ही था कि वह आ गए। जयंत को देखते ही ऊंचे स्वर में बोले, बरखुरदार, मैं आ गया। उस रात दरवाजे पर किसी ने मुक्का मारा। चौंक कर जागा, घड़ी देखी, अभी तो 4 ही बजे हैं। यह क्या, तुम रेडियो चलाकर सोते हो। आंखें मलता जयंत उठा। क्या कह रहे हैं चाचा जी, मेरे पास रेडियो तो है ही नहीं। तो यह क्या है। जयंत ने भी सुना, कहीं से शास्त्रीय संगीत के आलाप की ध्वनि आ रही थी। यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है चाचा जी। वह चिढ़कर बोले, तो भूतों का डेरा होगा, भूत रात में रेडियो चला रहे होंगे। इन शब्दों ने जयंत की बुद्धि को भी जगा दिया। चाचा जी, यह स्वर तो घर की ऊपरी मंजिल से आ रहा है, वह जरूर ही कोई रेडियो चला रहा होगा। जाकर फौरन बंद करने को कहो, मेरी नींद खराब हो रही है। यह कहने के बाद उन्होंने शांत होकर कुछ देर ध्यान से सुना, फिर बोलो, अच्छा बेटा जयंत, जाने दो। जो भी गा रहा है अच्छा गा रहा है। लेट कर सुनता हूँ, शायद सुनते सुनते नींद आ जाए। अच्छी तरह सवेरा हो जाए तब जाके तुम बात कर आना और इस बारे में परेशानी अपनी बता आना। सुबह हम दोनों ही देर से उठे। जयंत को देखते ही पूछा, बात कराए। आज इतवार का दिन है चाचा जी, मैं अभी देर से उठता हूँ, नाश्ता करके जाता हूँ। अच्छा ऐसा करो, ऊपर खबर भेज दो कि हम लोग आज मिलने आना चाहते हैं। नहा धोकर खाकी ड्रेस पहनकर वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो गुनगुनाते हुए वो बाहर आए। जयंत ने निमंत्रण की सूचना दी तो वो कुछ हड़बड़ा से गए, क्योंकि यह उनकी योजना में था ही नहीं। फिर गरजते से बोले, इन तरीकों से बचना चाहती है, चलो चलते हैं, वह भी देखे कि हम क्या है। शिष्टाचार की साक्षात प्रतिमा से इन लोगों का स्वागत करके नीला मिश्रा द्वार पर आ गई थी। ऊपर जो वृद्ध महिला रह रही थी, उनका नाम नीला मिश्रा था। सौम्य चेहरे पर मुस्कान की परछाई थी। नमस्ते की औपचारिकता संपन्न हुई। उसके बाद वह बोली, आइए सीधे नाश्ते की मेज पर चलते हैं। जयंत बेटा, माफ करना, आज फिर कचौड़ी बनाई है, पर तुम्हारे लिए कुछ और भी है। सदाशिव पांडे जयंत की ओर देख रहे थे तो वह उनकी आंखों से पूछ रहे थे कि तुम लोग दुश्मन हो या मित्र हो। इतनी मेहमान की आवाभगत क्यों हो रही है यहाँ पर। एकाएक रुक गए और सारा शिष्टाचार भुलाकर पूछ बैठे, यह सामान किसका है। नीला मिश्रा कमरे की देहरी तक पहुंच गई थी, पलटी और उत्तर दिया, जब मैं यहाँ रह रही हूँ तो यह सामान मेरा होगा और किसका हो सकता है। तो उधर से फिर सदाशिव अंकल ने उनसे पूछा, आपकी संगीत में रुचि है।
तो उधर से महिला ने जवाब दिया, रुचि तो है, ना होती तो मेरे जीवन यापन का यही तो साधन है। मैं स्कूल में यही सिखा के तो अपने जीवन यापन चलाती हूँ। नीला मिश्रा फिर बोली, आई एक कचौड़ी ठंडी हो गई तो मेहनत बेकार जाएगी। चाचा सदाशिव ने तब से तबला तानपुरा देखा था, उनका चेहरा ही बदल गया था। आज रात को मैंने जो संगीत सुना वह बीच में बोल पड़ी, वह तो मैं राग बिलावल का अभ्यास कर रहे थे तो उसी की आवाज आप लोगों ने सुनी होगी। मैं तो समझ रहा था कि रेडियो चल रहा है। जयंत से पूछिए इसको बंद करवाने के लिए मैंने कहा था या नहीं कहा था। तब उधर से नीला आंटी ने बोला, माफ कीजिएगा, क्या वह इतना बुरा था? उनका चेहरा मुरझा गया था। आप प्रशंसा भी नहीं पहचानती? यदि रेडियो को समझा तो उत्कृष्ट ही यानी बहुत ही बेहतरीन रहा होगा ना। जरा सी नींद में बाधा पड़ी, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं, हमें आपका संगीत बेहद ही पसंद आया। तो नीला आंटी ने जवाब दिया, उसी के लिए माफी मांग रही हूँ। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ, मैं भी थोड़ा बहुत संगीत समझता हूँ। एक के बाद एक कचौड़ियां खत्म करते हुए चाचा सदाशिव बातें बनाए जा रहे थे। जयंत दुखी हो रहा था, कुड़ के पूछा, चाचा जी क्या हम इस तरह मकान खाली हो जाएगा? वह बोले, यह बात अलग है और वह बात अलग। चाचा जी बताइए कि हमारी रणनीति क्या है। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं इस कहानी का दूसरा भाग आपके साथ अगली बार साझा करूंगी। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहे और आपको अब तक की कहानी कैसी लगी, आपने इस कहानी को कैसे समझा, आपको कौन सा किरदार पसंद आया, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।